हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। तो पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, और उस नंबर को हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ये हमारा मैट्रिक्स, हमने कुछ नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है और हर एक नंबर को हम बोलेंगे एलिमेंट। ओके, तो मैट्रिसेस में दो चीज होती है, रोज और कॉलम। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। और वर्टिकल को बोलेंगे हम ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितनी कॉलम है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर दे लूं तो उसका मतलब होता है इसके अंदर 1, 2, 3 रो होगी और 1 और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो जैसे हम इधर नंबर चूज रख देंगे 1, 2, 3, 3, 7, 5। ठीक है, तो मैं इसको ठीक से रिप्रेजेंट कर दूं। 1, कोई भी नंबर मैं लेता हूं एग्जांपल के लिए, 2, 1, 10, 8। ठीक है, तो हम इधर देखेंगे इसमें 2 रो है, सॉरी 3 रो है, 1, 2, 3 और 2 कॉलम। तो इसको हम बोलेंगे 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर मेरे को 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेना है तो एक कॉलम बढ़ जाएगा 2, 1, 5। एग्जांपल के लिए मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूं, इधर हम देखेंगे तो 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, अब एलिमेंट्स का नाम कैसे देंगे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम का एलिमेंट में दूंगा A11, A12, A13, A14, सॉरी A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मतलब हम उठा रहे थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मतलब ये तीसरी रो और तीसरा कॉलम, देखिए 3, 3। तो जो पहला नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा कौन सी रो है, और दूसरा नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा कॉलम है। मतलब अगर ये दे दे कि AIJ, I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि दूसरी रो ये और तीसरा कॉलम ये, तो ये वाला नंबर हो गया हमारा AIJ। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे सम आते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स बनाना होता है। यानी कि एग्जांपल में देता हूं, आपको दिया होगा कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स AIJ where AIJ is equal to I plus J square upon 2। ठीक है, सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब मेरे पास एक और एक 2 रो होगी और 1, 2, 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो मैं ये लेता हूं पहली रो पहला कॉलम, मैं इसको नंबर दे देता हूं फर्स्ट रो सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। मैं ये नंबर दे देता हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब I है 1 और J है 1। तो A11 क्या होगा हमारा 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1
अपॉन 2 ये हो गया 1, तो मैं इधर रखूंगा 1। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड, ये हो गया 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4/2, सो ये हो गया 5/2। इधर मैं रख देता हूं 5/2। A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9/2, इसका मतलब हो गया 10/2 यानी कि 5। A21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, 2 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1/2, ये हो गया 3/2। A22 ये हो गया 2 प्लस 2 स्क्वायर 4/2 यानी 6/2, 3। और ये हो गया A23 यानी कि 2 प्लस 3 स्क्वायर 9/2, 11/2 में इधर रख देता हूं 11/2। मतलब हमने ये पूरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जिसमें ए आई जे की वैल्यू है I प्लस जे स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ेंगे अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स। ओके, तो पहले मैं लिख लेता हूं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हमने देखा था दो चीजें थी, कॉलम था और रो। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिखेगा, यानी कि अगर मेरे को ये ऐसा मैट्रिक्स दिखे 1 3 9, मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स 1 3 9, मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जितनी नंबर की रोज होगी उतने ही नंबर के कॉलम होंगे। मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ये ऑर्डर वाले सभी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि 1 3 2 1, ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 3 4 2 1 1 2, ये हो गया हमारा 4 क्रॉस 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। उसका मतलब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस भी मैट्रिक्स में डायगोनल के सिवाय बाकी सभी वैल्यू जीरो होगी, जो भी वैल्यू नॉन जीरो होगी वो सिर्फ डायगोनल की होगी। और एक बात, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जरूर है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो 3 2 5 0 0 0 0 0 0, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ डायगोनल की वैल्यूज है, बाकी सभी एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 2 5। इसके आगे हम लिख रहे DIAG, उसका मतलब होगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है
पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू होती है 1। ये हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3x3 मैट्रिक्स है। कई बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल होता है आई, कई बार इसको हम I3 लिखते हैं। I3 का मतलब होता है 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, और उसके डायगोनल के सभी वैल्यू 1 है, इसलिए हम I3 लिखते हैं। अगर मेरे को 2x2 लेना है तो मैं इस तरह से लूंगा 1 1 0 0। ये हो गया हमारा 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हम कोई भी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर में वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे आइडेंटिटी 1 होता है, नंबर में आइडेंटिटी 1 होता है, हम 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर वही आएगा। जैसे 5 into 1 5, 10 into 1 10, 12 into 1 12। वैसे ही जैसे नंबर्स में 1 आइडेंटिटी है मैट्रिक्स में, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कई मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको डायरेक्ट हमारा आंसर लिख सकते हैं, जो भी वो मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब ये लास्ट जीरो मैट्रिक्स। अब आपको नाम से पता चल गया होगा, जीरो मैट्रिक्स मतलब उसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कंडीशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगर कोई भी दो में से कोई भी एक ऑर्डर, सपोज एक का ऑर्डर है 2x2 3 और दूसरे का ऑर्डर है 3x2, तो वो हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और एडिशन का मतलब होता है ये मैंने ले लिया 3x3 मैट्रिक्स, तो उसके साथ मैं सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स ही ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करने का, हर एक एलिमेंट जो पहले मैट्रिक्स का है दूसरे एलिमेंट का वही नंबर का एलिमेंट हमको ऐड करना है। मतलब अगर ये दो मैट्रिक्स मेरे को ऐड करने हैं तो 3 + 5 8, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 5 + 1 6, 2 3, 4 1 - 1, ये होगा 1 + -1, सो 1 - 1 0 और 7 - 5 2। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमको डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम यही करेंगे, बस प्लस की जगह में माइनस हो गए, मतलब 3 - 5 ये -2 होगा। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, क्योंकि हम इसका जो नंबर के एलिमेंट लेते हैं दूसरे मैट्रिक्स का वही नंबर के एलिमेंट को ऐड करते हैं। ओके, अभी मैं ले लेता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर नंबर और स्केलर क्वांटिटी। ओके, मतलब ये हमारा मैट्रिक्स है, अब इसको हम कोई भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी कि 4, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ
मैट्रिक्स बाय स्केलर। ओके, मतलब हमने इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 4 हम इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 8 4 4, 20, 4 12, 8 4 28। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जिस तरह हमने 4 सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही अगर सभी एलिमेंट से कुछ कॉमन निकलता हो तो निकाल सकते हैं। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लूं तो मेरे को ये दिखता है कि सभी एलिमेंट्स जो भी है वो सब 3 की मल्टीपल है, तो मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल सकता हूं, जैसे कि 1 2 1 3 5 -5 1 -3 -6। ठीक है, ये हो गया हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना सभी एलिमेंट से कॉमन निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट। जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब ऐसा नहीं होता है, उधर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें हम सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब कॉमन लेते हैं तो वो सभी एलिमेंट में से कॉमन होना चाहिए। ठीक है, आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तब कहेंगे जब दोनों मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट सेम हो। सभी एलिमेंट्स का मतलब है कि हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पहले मैट्रिक्स का ले और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का ले, तो वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि 3 1 2 2 5 3, x 2 3 x 1 3 y 5 x प्लस z। मतलब सपोज ये दोनों मैट्रिक्स हमको इक्वल दिए हुए हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? 3 इज इक्वल टू x, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू, सॉरी इधर 2 आएगा तो ही इक्वल पॉसिबल है, 5 इज इक्वल टू 5, ये 2 इज इक्वल टू y और 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। मतलब ये तभी इक्वल हो सकता है जब उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिए होते हैं और आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर मेरे को x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 2 और ये हो गया x प्लस z इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमको मिल गई 3, सो 3 इक्वल टू 3 प्लस z, उसका मतलब हो गया z इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स। मतलब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की भी एक कंडीशन है। जैसे मैं इधर ले लू Aij 3 क्रॉस 2, मतलब ये मैट्रिक्स की ऑर्डर कौन सी है? 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम। Aij इसमें ये मैं लेता हूं 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स अगर हमको मल्टीप्लाई करते हैं
तो फर्स्ट पहले के जितने भी कॉलम है वो दूसरे के रो से मैच होने चाहिए। मैं इधर देख लूं तो इसके 2 कॉलम है और इसकी 2 रो है, तो ये तभी मल्टीप्लाई हो सकेगा कि पहले के जितने कॉलम है दूसरे की इतनी रो है। क्लियर? अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आती है तो उसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, मैं बी ले लेता हूं, कोई भी आएगा बी आ जाए, इसका जो आंसर आएगा उसकी ऑर्डर होगी 3 क्रॉस 1। ठीक है, मतलब हमको कंडीशन याद रखनी है कि फर्स्ट के जितने कॉलम है दूसरे के उतनी रोज होनी चाहिए, तो ही वो 2 मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। और जो आंसर आएगा वो फर्स्ट की रोज और सेकंड का कॉलम, वो ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 1। कई बार एक मार्क के एमसीक्यू में वो क्वेश्चन आता है कि ये मैट्रिक्स ए क्रॉस बी का है, एम क्रॉस एन का है, दूसरा पी क्रॉस क्यू का है, और फिर आपको एम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, तब हमको ये मेथड यूज करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 -2 3 0 1 -3 1 4। सॉरी, ये मैंने ले लिया, ये होगा मेरा 3 क्रॉस 2, सॉरी ये होता है 2 क्रॉस 3, 5 -2। ओके, 1 2 3 रो और एक और 2 कॉलम मल्टीप्लाई है। अब मेरे को लेना है 2 क्रॉस 1, मतलब 2 रो और 1 कॉलम, तो 5 और 3। ठीक है, तब मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का, ये थोड़ा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। हमको जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 1 आएगा, तो मतलब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने की और ऐड करने की, मतलब पहली रो के सभी एलिमेंट पहले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है। ठीक है, मतलब 1 into 5 that is 5 plus 2 into 3 that is 6। क्लियर? ये हो गया पहली रो और पहली कॉलम, उसका प्रोडक्ट जो करेंगे वो हमारा इस साइड आ जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब A1 1। क्लियर? अब दूसरी रो पहला कॉलम, 3 into 5 15, 0 into 3 0। तीसरी रो पहला कॉलम, 5 into 5 25, -2 into 3 -6। तो ये हो गया 11 15 और 19। देखो 3 क्रॉस 1, 3 रो और 1 कॉलम। क्लियर? ये भी थोड़ा सिंपल था, हम लोग कॉम्प्लेक्स लेंगे। मैं लेता हूं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 1 2 -5 0 -3 1 2 1 8। ये मैंने ले लिया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है। इस साइड में अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करना है तो इसमें कितने कॉलम है, 3, तो मैं इधर लूंगा 3 क्रॉस 2। चलो 3 क्रॉस 2 ले लेता हूं। ठीक है, मतलब 3 रो 2 कॉलम, 5 4 2 -3 0 -1। ये हो गया 3 क्रॉस 2। तो पहले तो मेरे को चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बी इफ इट इज पॉसिबल, और क्या होता है कि ये जो इसके कॉलम है वो इसके रो से मैच नहीं होते, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं that as the column of the first matrix, number of column of the first matrix is not equal to the row of the second matrix, so the product is not possible। लेकिन इधर क्या है, इधर ये प्रोडक्ट
दोनों 3 क्रॉस 3 सेम है, मतलब पॉसिबल है। और हमारा जो आंसर आएगा उसका क्या होगा ऑर्डर, 3 क्रॉस 2। ओके, तो अभी क्या करने की, फर्स्ट रो अंडरलाइन कर लो। अब इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका मतलब क्या हुआ, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर? तो इस जगह पे हम रखेंगे, तो 1 into 5 that is 5, 2 into 4 8, -5 into 2 -10। ठीक है, A11 की जगह पे हमने ये पूरा रख लिया। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो मल्टीप्लाई में तो क्या करें, कि फर्स्ट रो लेने की इधर वर्टिकल लिख लेने का। ठीक है, तो हमने ये पहला मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 प्लस 4 × 8, 5 × -10। ठीक है, अब दूसरा, तो 3 × -1 -3, 2 × 0 0, -5 × -1 +5। ओके, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम मतलब फर्स्ट सेकंड कॉलम। क्लियर? अभी हम ले लेते हैं सेकंड रो, तो सेकंड रो को मैं इधर लिख देता हूं, 0 -3 1। अब एग्जाम ऐसा कर सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, फिर इरेज करें। तो अभी मल्टीप्लाई 5 × 0 0, -3 × 4 -12, 2 × 1 2 हो गया। अब दूसरे के साथ -3 × 0 0 प्लस 0, 1 × -1 -1। क्लियर? ये हमारा दूसरा रो मल्टीप्लाई हो गया। अभी तीसरा मैं लिख लेता हूं इधर, 2 1 8, 5 2 10, 4 0 0, 8 2 16। अभी इधर -6, 1 × 0 0 -8। तो ये हो गया 5 + 8 - 10 that is equal to 3, -3 + 5 2, -10 -1 26 -14। देखो ये आ गया हमारा 3 × 2। देख लो 3 × 2, ये हमारा आंसर। कंफर्म कर सकते हैं आप, अगर ये नहीं आया तो उसका मतलब होगा कि आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 × 3 और 3 × 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेंगे, 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 × 3 से लेंगे। ये मैट्रिक्स को मैं नहीं बदल रहा हूं, उसके साथ हमारे 3 × 3 मैट्रिक्स का लेना हूं, 1 2 9 11 8 4 -9 3 2। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा मैं, पहली रो में इधर लिख देता हूं 1 2 -5। ठीक है, आप कैलकुलेटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे 1 × 1 1, 2 × 11 प्लस 22 एंड 5 9 45 प्लस 45। जो आंसर आएगा डायरेक्ट इधर रख देने का। ठीक है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, 1 × 1 11 2 22 -9 प्लस 45 हो गया। अब दूसरी रो, 2 1 2, 8 2 16 -15। अब तीसरी रो, 9 1 9, 4 2 8, 5 2 -10। क्लियर? ये हो गई हमारी पहली रो। हमने फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। ठीक है, अब मैं लेता हूं सेकंड, 0 -3 1। सो पहले मैं ये रो लेता हूं, 0 × 1 0 -33 -9। ठीक है, अभी दूसरी रो, 0 × 2 0 -24 प्लस 3। तीसरी रो 0
-12 प्लस 2। ठीक है, हमने दूसरी रो भी मल्टीप्लाई कर दी। अब मैंने लिखा हूं तीसरी रो 218, 2 1 2 प्लस 11 1 11, 9 8 72। अब दूसरी रो 2 2 4, 8 1 8, 8 3 24। तीसरी रो 9 2 18, 4 1 4, 8 2 16। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, जो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और विदाउट इसे कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए जब हम ये इधर की रो वर्टिकल लिख लेते हैं तो हमको मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इसका एक इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का दूसरे, उसके वजह से क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और एलिमेंट एक्सचेंज हो जाता है। तो बेटर है कि आप इधर वर्टिकल लिख लो तो इजीली विदाउट एनी कंफ्यूजन ये दिन और उसके बाद ये दिन मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कई बार इक्वेशन के फॉर्म में आता है, जैसे मैट्रिक्स ए हमको दिया है 5 2 1 -3 और हमको इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि a³ -3a² प्लस ai = blank। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले a³ फाइंड करेंगे, मतलब a इंटू a² उसका जो आंसर आएगा उसको फिर से a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा a³। तो a³ की वैल्यू जो मैट्रिक्स है वो इधर रखेंगे। इसका हमने पहले से ही फाइंड किया हुआ है, ये स्केलर है, मतलब उसके सारे एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो माइनस करेंगे। e और i मैंने पहले ही बता दिया कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा, मतलब हम इधर डायरेक्ट a लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, ओके। अब और एक प्रॉब्लम, हम a इंटू बी करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि b इंटू ए इक्वल होगा। ठीक है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू a। हाँ, कई बार ऐसे नंबर से एडजस्ट हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ये भी 3x3 ये भी 3x3, तो भी आंसर अलग आएगा। लेकिन कई बार नंबर ऐसे एडजस्ट हो गए तो चांसेस है, वरना हम a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए वे नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है हम सारी रोज कॉलम से एक्सचेंज कर देंगे, मतलब सारी जो रोज होगी मैट्रिक्स में वो हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये दिया हुआ है 2 3 1 5 4 3, ये हमारा है मैट्रिक्स ए, तो ए ट्रांसपोज हम कई बार या तो ए डी लिखते हैं या फिर ए डैश लिखते हैं, तो क्या होगा ये रो हमको कॉलम में कन्वर्ट कर देती है। मतलब 2 3 1 ऐसा है तो मैं ये कर लूंगा 2 3 1 कॉलम में, 5 4 3 5 4 3। ओके, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स लू, मतलब ये होगा 3x3 मैट्रिक्स। तो अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूंगा तो 1 3 1 कॉलम में कन्वर्ट, 0 -2 1 और 5 4 2, ये होगा बी ट्रांसपोज। ठीक है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम होंगे, तब उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें वैसे ही है लेकिन माइनस ए की, मतलब जब ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ए होगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूं ए और ए ट्रांसपोज। ये मैंने ले लिया मैट्रिक्स ए। अब मैं जब ए ट्रांसपोज करूंगा तो ये रो को कॉलम में बदल दूंगा। 1 4 -3 4 2 7 और -3 7 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए ट्रांसपोज सेम है, यानी कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे ही अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना चाहूं तो मेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब उसके डायगोनल की सभी एलिमेंट्स 0। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 0 0 0 3 -1 2 -3 1 -2। ये हो गया हमारा ए। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू होगी 0 3 -1 -3 0 2 1 -2 0। ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। ओके, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन करूं, इधर माइनस ए डिफाइन करना हो मेरे को, ये होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देख लो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों हो गए सेम। सो ए इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। सो हम क्या बोलेंगे, इधर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो अगर इधर 0 नहीं होगा, मतलब इधर चलो 2 वैल्यूज है, तो जब मैं सेकंड में इधर 2 आएगा +2, हियर आल्सो देयर विल बी +2, तो ये माइनस साइन नहीं होगा। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है कि जब 0 है। क्योंकि 0 के आगे प्लस भी नहीं लिखते, माइनस भी नहीं लिखते। ठीक है, सो इफ ए इज इक्वल टू -AD, देन ओनली यू कैन से इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन आता है जिसमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ले लेता हूं मैं A इक्वल टू 3 4 1 -2। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन सच अ फॉर्म दैट इट इज एडिशन ऑफ वन सिमेट्रिक एंड अनदर स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हमको ऐसा बताना है कि हमको 2 मैट्रिक्स लेने हैं। ओके, एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा। क्यों करें, A प्लस A ट्रांसपोज इंटू 1/2। ठीक है, ये हम ले लेते हैं B। तो क्या होगा, A हम लिख ले 3 4 1 -2 प्लस A ट्रांसपोज मतलब 3 4 1 -2। तो ये क्या हुआ 1/2। 3 + 3 6 4 + 1
5 1 plus 4 5 minus 2 plus minus 2 इट्स minus 4। ये 2 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 5/2 5/2 minus 2। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 3 5/2 5/2 minus 2, मतलब इसका ट्रांसपोज करने के बाद मेरे को यही मिलेगा। तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं सी ले लू, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब क्या होगा हाफ ए 3 4 1 minus 2 माइनस, अब इसका ट्रांसपोज सो 3 4 कॉलम में आएगा, 1 minus 2 इधर आएगा। तो ये हो गया हाफ 3 minus 3 0 4 minus 1 3 1 minus 4 minus 3 minus 2 minus 2, मतलब minus 2 plus 2 0। डायगोनल सभी एलिमेंट 0 है और ये 3 माइनस इधर है। अगर अब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा 0 minus 3 3 और 0। ठीक है, अगर हम हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 3/2 minus 3/2 0। ओके, तो इसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो इधर minus 3/2 और इधर 3/2 आएगा, तो उसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो वापस ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3 4 1 minus 2। ऐड कर लेते हैं हम b प्लस सी। तो b क्या है 3 5/2 5/2 minus 2 0 3/2 minus 3/2 0। So 3 plus 0 3 5/2 plus 3/2, so that is 8/2 4 5/2 minus 3/2, that is 2/2 1 minus 2 plus 0 minus 2। तो हमने क्या किया, ये हो गया हमारा A। तो इस वेक्टर को हमने इस मैट्रिक्स को हमने ऐसे दो मैट्रिक्स में स्प्लिट किया, जिसको ऐड करके आंसर हमारा A आएगा। और वो दोनों मैट्रिक्स में से एक है सिमेट्रिक और एक है स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करने का, पहले फाइंड कर दे हाफ ए प्लस ए बी और दूसरा हाफ ए माइनस ए बी। तो मतलब हम दो स्प्लिट करना है, ये पहला वाला सिमेट्रिक, ये दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक।